हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि मेरे सभी प्यारे साथी एकदम मस्त स्वस्थ जानदार और जबरदस्त होंगे। मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है, देखिए आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे। यूपी बोर्ड ने जो मैथ का मॉडल पेपर जारी किया है, जो मैथ का मॉडल पेपर जारी किया, उस मॉडल पेपर में हम 2 अंक वाले जितने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्न को देखेंगे। आपको पता होगा कि जब 2 अंक वाले प्रश्न आते हैं, 2 अंक वाले टोटल 6 प्रश्न आते हैं, तो उन सभी 6 प्रश्नों को हम आज के इस क्लास में देखेंगे और ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास है। यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया था ना कि जो करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 3 अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करने के लिए आता है। और जब बोर्ड ने अपना मॉडल पेपर जारी किया तो वो भी पहले क्वेश्चन यही रखा है, बस यहाँ पर लिखा है 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। अब सबसे पहले जान लीजिए कि इसे हल करने के लिए हम कैसे से सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना। अगर हम इसका लिखें हल, अगर हम इसका हल लिखें और उसके बाद इसे हल करें तो हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप इन लोग इसका एक ओवरव्यू देख लीजिए। यहाँ पर क्या हमें सिद्ध करना है, या फिर दर्शाइए कि या फिर सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए यह हमें पहले दिया है अपरिमेय संख्या, और हम जानते हैं कि 3 करड़ी में 2 जो हमारा है वो पहले से अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें उसी को वापस सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, इसका विरोधाभास मान लेंगे। हम मानेंगे नहीं, 3 कड़ी में 2 हमारा एक परिमेय संख्या है, और जब इसे आगे सॉल्व करते जाएंगे तो देखेंगे जो हमने इसे परिमेय संख्या माना, लेकिन ये परिमेय संख्या का हमारा गुण नहीं दर्शा रहा है, ये हमारा अपरिमेय संख्या का गुण दर्शा रहा है। और जब ये हमारा अपरिमेय संख्या का गुण दर्शाएगा तो इसका मतलब हम कह देंगे कि जो हमने माना है वो गलत है और ये हमारा अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना। माना 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। 3 करड़ी में 2 एक क्या माना हमने, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सके और क्यू का मान क्या हो, 0 के बराबर न हो। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए अब हम इसे क्या माना है, 3 करड़ी में 2 को हमने क्या माना है, परिमेय संख्या माना है। 3 करड़ी में 2 परिमेय संख्या है, तो इसे हम p बाई क्यू के बराबर लिख सकते हैं। यानी कि 3 कड़ी में 2 बराबर होगा किसके, p बाई क्यू के। और जहां पर क्या होगा, क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अब देखिए हमने यहाँ पर p बाई क्यू माना है, आप a बाई बी मान लीजिए, c बाई डी मान लीजिए, x बाई वाई मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या माना, p बाई क्यू। अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे ना, करड़ी में 2 हमारा इधर है, हम इसको इधर भेज देते हैं। यानी कि हमारा आएगा 3 बराबर p बाई करड़ी में 3, और ये हमारा क्यों हो गया। यहाँ पर करड़ी में 2 रहेगा, क्या रहेगा, करड़ी में 2, करड़ी में 2, करड़ी में 2, यहाँ पर हमने इसको इधर भेज दिया और हमारा क्यों हो गया। अब हम देख रहे हैं ये हमारा 3 को मत भेजिए, आप क्या कीजिए ना, इसको भेजिए। आप करड़ी में 2 को यहीं पर रहने दीजिए और 3 को इधर भेज दीजिए, तो हमारा आएगा यहाँ पर क्या आएगा, करड़ी में 2 बराबर p बाई 3 क्यू। अब देखिए जो हमारा p बाई 3 क्यू लिया है, हमने क्या लिया, p बाई 3 क्यू। ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं जो हमारा करड़ी में 2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप बताइए, क्या कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है। जो हमारी अपरिमेय संख्या है वो कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पर बस क्या लिख देंगे कि चूंकि चूंकि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसमें ज्यादा ज्यादा क्या करना है, आपको लिखना है, इसमें बस कॉन्सेप्ट है, तो आपको लिखने पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा तथा क्या है, p बाई 3 बाई p बाई 3 क्यू एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, परिमेय कभी भी अपरिमेय के
परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती। हम जानते हैं यहाँ पर क्या है कि कर्ण 2 एक अपरिमेय संख्या है तथा p/3 क्यों एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं क्या है कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। तो हम लिख देंगे अतः हमारा मानना असत्य या फिर गलत है, असत्य है, इसलिए यहाँ पर क्या है 3 कड़ी में 2, तो लिखेंगे इसलिए 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। बस, और ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके पहले भी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, तो आप उसमें जानते हैं कि इसमें बस हमें लिखना ही होता है। यहाँ पर क्या है, हमें 3 कड़ी में 2 को अपरिमेय संख्या दर्शाना है, हमने इसको क्या मान लिया, परिमेय मान लिया। अब जब इसे परिमेय मान लिया तो परिमेय का गुण हमने लिख दिया कि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q का मान क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। और जब हमारा ये आ गया तो हम इसे 3 को बस इधर भेज दिए, और हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, और ये हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। जब ये हमारा परिमेय संख्या और ये हमारा अपरिमेय संख्या है तो हम लिख देंगे कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तथा p/3 क्यों क्या है हमारा, p/3 क्यों, यहाँ पर p/3 क्यों हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो हमारी परिमेय संख्या वो कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती, और जब परिमेय परिमेय के बराबर नहीं हो सकती, जो हमने मानना है वो हमारा क्या है, असत्य, क्योंकि हमने इसे क्या माना, परिमेय माना है, तो हमारा मानना असत्य हो गया। इसलिए जो 3 कड़ी में 2 होगा ना, वो एक अपरिमेय संख्या होगा, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को अगर आप इसे करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे तो आपका क्या होगा, पूरे के पूरे 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। जब पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे तो फिर बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, बड़ा नहीं है लेकिन लेंथी है थोड़ा सा, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं लगा। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे ना तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें है कि बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए। अब इस दोनों बिंदु को जोड़ने वाले, जो जोड़ेगा रेखाखंड, उसके समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए। जैसे देखिए हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लेंगे कि कोई 2 बिंदु है। जैसे देखिए हम मान लेते हैं हमारे क्या है, कोई 2 बिंदु है, ये क्या है हमारा, कोई 2 बिंदु है। अब हम इसका नामकरण कर दें, इसका निशान क्या दिया है, 4,-1 और -2,-3 है। यहाँ पर तो हम क्या क्या लिखेंगे, इसे हम ए मान लेंगे, इसे हम क्या करेंगे, ए मान लेते हैं, और इसका निशान क्या है, 4,-1, 4,-1, और इसे अगर हम बी मान लें तो इसका निशान क्या है, हमें -2,-3, -2,-3, ये इसका क्या निर्देशांक दिया गया है। अब बोल रहा है कि इसी जो हमारा ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निशान ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर जो समत्रिभाजित लिखा है, इसका मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटना। इसका क्या मतलब होता है, 3 बराबर भागों में बांटना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1, 2, अब बताइए, देखिए एक हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, 3 बराबर भागों में बढ़ गया। यानी कि अब हमें देखिए, अब हमें इसका निशान, अब हमें क्या करना है, इसका निशान ज्ञात करना है, इसका निशान ज्ञात करना है। तो इसका निशान हम मान लेंगे x, y। अभी हम इसका निशान अगर हम x, y मान ले, या फिर मत मानिए आप, बस इसको बिंदु P मान लीजिए और इसको बिंदु Q मान लीजिए। अब हमें P और Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, P और Q का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, अगर इसके लिए हम अनुपात देखें तो देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी क्या है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तीनों बराबर होगा। लेकिन अगर हम P के लिए अनुपात देखें, अगर हम किसके लिए अनुपात देखें, बिंदु P के लिए अनुपात देखें, तो लिखेंगे बिंदु, अगर इसका हम हल करें तो हम क्या देखेंगे, बिंदु P के लिए अनुपात। देखिए इसमें क्या है ना, आपको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। अगर आपको लिखने का तरीका नहीं पता होगा तो फिर आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हम सिर्फ P का बताएंगे, क्योंकि आप लोग अपने से करिएगा ताकि प्रैक्टिस भी हो जाए। तो बिंदु P के अनुपात अगर हम निकालते, बिंदु P का अनुपात क्या होगा, यहाँ पर देखिए 1 है
और ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। यानी कि अगर हम m संबंधी n निकालें, अगर हम क्या करें m संबंधी n निकालें, m संबंधी n निकालें तो क्या आएगा 1 संबंधी 2 आ जाएगा। p का अनुपात m संबंधी 1 यानी कि 1 संबंधी 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 संबंधी 2 आ जाएगा। 1 संबंधी 2 आ गया हमारा। अब इसके लिए अगर हम किसका मान देखें x1 y1, तो अगर हम x1 और y1 का मान देखें, x1 का मान क्या देखिए x1 4 कामा माइनस 1 यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 कामा माइनस 1। और उसके बाद अगर हम किसके मान देखें x2 और y2 की, तो x2 क्या हो जाएगा x2 माइनस 2 y2 माइनस 3। यहाँ पर क्या आएगा माइनस 2 और यहाँ पर आएगा माइनस 3 आएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम सूत्र तो जानते हैं, सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र हमारा होता है बिंदु के विभाजन वाला सूत्र होता है m। अगर कोई हमारे निर्देशांक अगर x है, अगर हम x, y का निर्देशांक निकालते हैं तो उसके लिए अगर हम यहाँ पर x, y माने नहीं है तो हम लिखेंगे p का निर्देशांक। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे p का निर्देशांक लिखते हैं, p का निर्देशांक। इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है m x2 प्लस n x1 बटा के m प्लस n। फिर उसके बाद होता है y का निर्देशांक के लिए m y2 प्लस n y1 बटा के m प्लस n। क्या होता है सूत्र m x2 प्लस n x1 बटा के m प्लस n और m y2 प्लस n y1 बटा के m प्लस n। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि इसका सूत्र क्या होता है। देखिए अगर आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है, समझने में अगर दिक्कत हो रहा है ना, तो आप इसको ट्राई कीजिएगा समझने, क्योंकि अगर अब आप समझने की ट्राई नहीं करेंगे तो फिर कब ट्राई करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी p का एक साइन निकालना है तो देखिए m का मान हमारा क्या आया था, m का मान हमारा 1 आया था और n का मान क्या आया था हमारा 2 आया था। m का मान 1 और n का मान 2 आया था, तो हम यहाँ पर रखते हैं m का मान क्या है हमारा 1 है, 1 गुणे। अब x2 का मान क्या है, x2 का मान देखिए x2 का मान हमारा क्या है x2 का मान माइनस 2 है, x2 का मान क्या है माइनस 2 है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 गुणे माइनस 2 प्लस n का मान हमारा 2 है और x1 का मान क्या है, x1 का मान देख लीजिए, x1 का मान हमारा क्या है यहाँ पर 4 है, x1 का मान क्या है 4 है बटे में m प्लस n यानी कि 1 प्लस 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम इस m का मान देखें तो m का मान हमारा 1 है और y2 का मान क्या था -3 है, y2 का मान यहाँ पर क्या है -3 और y1 का मान -1 है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा -3 प्लस 2 गुणे y1 का मान क्या होगा -1 हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। और फिर उसके बाद 1 प्लस 2 हो जाएगा m प्लस n। y1 का मान -1 है, y1 का मान देखिए -1 है। हमने क्या किया अभी बस मान को रखा है। अब उसके बाद देखिए अगर हम इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर -2 का गुणा 1 से कर तो -2 आएगा और प्लस 4 को गुणा 2 से करे तो 8 आ जाएगा बटे में 2 1 क्या होगा 3 होगा कामा। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर देखिए तो -3 का गुणा x करेंगे -3 आएगा प्लस 2 का गुणा -1 करें तो -2 आएगा, यहाँ यानी कि यहाँ पर प्लस नहीं माइनस आएगा -2। अब देखिए ये माइनस है, ये क्या है हमारा प्लस है और उसके बाद यहाँ से क्या आएगा माइनस आएगा, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट -2 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे डायरेक्ट -2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे -2 बटे में हमारा क्या होगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम इसे हल करें आगे क्या होगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, यानी कि -2 प्लस 8 क्या होगा हमारा माइनस होगा। यहाँ पर 6 बटे में क्या आएगा 3 आएगा, कॉमा करें -3 -2 क्या होगा -5 होगा, तो -5 बटे में हमारा क्या आ गया 3 आ गया। अब उसके बाद अगर हम करें तो 3 और ये क्या होगा कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, 3 गुना 6 कामा -5 बटे 3। यानी कि अगर हम लिखें, अगर हम क्या लिखें अतः बिंदु P के निर्देशांक, अतः बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक क्या है हमारा 2 -5 बटे 3, 2 -5 बटे 3 होगा। और ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। लेकिन ये अभी पूरा आंसर नहीं हुआ है, अभी हमें इसका भी निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका आंसर तो हमें आ गया 2
इसका निशान क्या आया है 2 -5/3, लेकिन अभी इसका हमें निशान निकालना है। तो इसके निशान हम कैसे निकालेंगे, ये आपका क्या रहेगा होमवर्क रहेगा, ये क्या रहेगा आप सभी का होमवर्क रहेगा। और इसे करना कैसे है इसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। इसके देखिए क्यों के लिए संबंध क्या होगा, एम संबंध एन क्या होगा हमारा, इसके लिए देखिए अब इधर देखिए 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया और इधर क्या हो गया 1 हो गया, यानी कि हमारा आएगा 2 संबंध 1, 2 संबंध 1 हो गया। और इसके निशान के लिए इसे हम x1 y1 और इसे x2 y2 मान लेंगे, तो इसका निशान सेम यही रहेगा जो हमारा p के लिए हुआ है। तो क्यों वाला आप लोग निकाल लेंगे, बताइए जल्दी से, इस क्यों वाले का निर्देशांक आप लोग निकाल लेंगे, जल्दी से बता दीजिए हमको। फिर उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए ठीक है, तो इसका आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन ग वाला है। अब इसमें क्या है, इसमें हमारा दिया है यहाँ पर कि कोण ए के किसी मान के लिए c के बराबर 12/5 है, कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। यानी कि हमें क्या देना है, इसका कारण भी देना है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, हमें इसके लिए कारण देना। अब यहाँ पर दिया है कि कोण ए के किसी मान के लिए c के बराबर 12/5 है, कथन सत्य या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की दीजिए। अब देखिए 1 नंबर आपको मिलेगा अगर ये सत्य है इसलिए सत्य या असत्य वो बताएंगे, और 1 नंबर मिलेगा कारण बताने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमारा सत्य होगा या असत्य होगा। देखिए उसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमें क्या दिया है पहले उसके लिए ओवरव्यू देख लिए। c के बराबर क्या है 12/5 दिया है, और हम जानते हैं अगर हम इसमें अगर लाल बटे कक्का लगाएं, क्या लगाएं, अगर यहाँ पर क्या करें लाल बटे कक्का लगाएं, लाल बटे कक्का, अगर हम सेक ए का मान निकाले, देखिए साइन कॉस टेन कोसेक सेक, यानी कि सेक का मान क्या हो गया सेक थीटा बराबर अगर देखिए तुम्हारा कर्ण बटे आधार आ रहा है, कर्ण बटे आधार, और हम जानते हैं कि जो हमारा कर्ण होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, आधार से। कर्ण हमारा लंब से और आधार से हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पर 12 हम बड़ा है किससे 5 से, 12 हमारे क्या है बड़ा है 5 से, इसका मतलब हमारा सेक के बराबर 12/5 हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सत्य है, यहाँ पर क्या लिखेंगे सत्य है। कारण अगर हमें बताना है तो कारण हम क्या लिखेंगे, कारण के लिए देख लीजिए तो क्योंकि लिखेंगे क्योंकि सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है, और हम जानते हैं कि कर्ण कर्ण यानी कि के हमेशा या फिर सदैव बड़ा होता है, सदैव बड़ा होता है आधार से, आधार से। और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, क्योंकि देखिए हम जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, और कर्ण हमेशा बड़ा होता है आधार से, इसलिए 12/5 क्या होगा सत्य हो जाएगा। ये 12/5 क्या होगा इसके लिए सत्य हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 नंबर आपको यहाँ से मिल गया और 1 नंबर यहाँ से, यानी कि टोटल कितने नंबर दे दिए, ये क्वेश्चन टोटल आपको 2 नंबर दिला के चले गए। इस क्वेश्चन से आपको कितने टोटल नंबर मिलेंगे, टोटल 2 नंबर मिल गए, और ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो अब देखिए इसमें क्या था कि हमें सेक का मान 12/5 था, कथन इसमें हमें सत्य और असत्य बताना था, फिर उसके बाद हमें अपने कारण भी देना था। अब हमने क्या किया, हमें बता दिया कि सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि सेक का मान सेक के बराबर कर्ण बटे आधार होता है, और हम जानते हैं कर्ण हमेशा बड़ा होता है आधार से। उसके आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं चूंकि 12 हमेशा बड़ा है 5 से, 12 क्या है बड़ा है 5 से, तो ये आपका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है। क्वेश्चन क्या है सबसे पहले देखिए उसको, क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी कि हमें किसी वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी परिधि हमें कितनी दी गई 22 सेंटीमीटर दी गई है। अगर हम बात करें किसकी वृत्त की, अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसके वृत्त की, सपोज कीजिए हमारा क्या एक वृत्त है, ये हमारा क्या एक वृत्त है। अब उसके बाद अगर हम बात करें इस वृत्त की,
तो इसका वृत्त है तो इसका त्रिज्या भी होगा। अगर हम बात करें इसकी त्रिज्या की, त्रिज्या भी मत देखिए, अभी आप लोग क्या देखिए बस वृत्त को। सपोज कीजिए क्या इसका केंद्र है और इसका ये क्या हो गया, चतुर्थांश हो गया। चतुर्थांश जैसे देखिए वृत्त है तो वृत्त में अगर हम देखें, जैसे सपोज कीजिए हमारा क्या है, एक वृत्त है और एक वृत्त है, तो ऐसे अगर हम इसे काटें तो क्या होगा, एक फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड, और ये क्या होगा हमारा फोर्थ चतुर्थांश। तो ये हमारा क्या होगा, एक चतुर्थांश हो गया। अब इसमें कौन सा लेना उसे में मैटर नहीं करना, बस हम कोई एक चतुर्थांश ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसकी परिधि हमें 22 सेंटीमीटर दी गई है, तो हम इसकी परिधि से क्या निकालेंगे, पहले हम लिखते हैं, अगर हम इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें, हमें देखिए त्रिज्या का मान पता है, हमें आर का मान पता है, तो आर का मान हमें पता नहीं है, और इसकी परिधि से हम आर का मान निकालेंगे। हम जानते हैं, हम यहाँ पर लिखिए अगर हल हल लिखिए, अगर हम इसे हल करें, हम क्या करें, इसको हल करें, हम जानते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होती है बताइएगा आप लोग। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। और वृत्त की परिधि हमें कितनी दी गई है, 22 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 22 सेंटीमीटर दी गई है। एक इसके बराबर और 2 गुणे पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और हमारे क्या हो गया, आर हो गया। अब यहाँ से हमारा आर का मान निकल जाएगा, देखिए कैसे निकलेगा, ये 22 गुणे, ये हमारा देखिए बटे में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा, बटे में, ये हमारा गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, 2 गुणे 22, 22 से 22 कट गया, और हमारा क्या बचा, यहाँ पर आर बचा। यानी कि हमारे आर का मान क्या आ जाएगा, आर का मान आएगा 7/2। तो अगर हम आर का मान निकाले तो आर का मान हमारा 7/2 आ गया। और ये क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि इसकी परिधि कितनी किसमें दी गई, सेंटीमीटर में है, तो इसके आर का मान भी क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अब देखिए हमें इसके आर का मान क्या हो गया, पता चल गया। अब इसकी त्रिज्या से हम जानते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, या फिर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। हमें क्या निकालना, देखिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। हमें निकालना है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो हम निकालेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो वृत्त के, अगर हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें या फिर वृत्त के दीर्घ दीर्घ नहीं लघु वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, तो उसका सूत्र क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, θ/360। अब आप लोग देखिएगा, आप लोग क्या कीजिए, एक चीज को नोटिस कीजिए, यहाँ पर हमारा कोण कितने डिग्री का बनेगा, ये हमारा ऐसे तो कोण इसका क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। हमेशा किस डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर चतुर्थांश बोल रहा है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर थीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। थीटा का मान क्या हो जाएगा, हमारा 90 हो जाएगा। बटे में हमारा क्या है, 360 है, गुणे पाई, पाई का मान चाहे तो आप रखिए चाहे तो मत रखिए, पाई का मान चलिए अभी हम नहीं रखते हैं। आर का मान हमारा क्या है, आर का मान देख लीजिए, आर का मान हमारा क्या है, 7/2 है। आर का मान 7/2 है, तो हम यहाँ पर आर का मान क्या रखेंगे, 7/2 गुणे 7/2। आप चाहे तो पाई का मान रख भी सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम इसको काटें तो हमारा कितनी बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। 9 चौका 36 होता है, यानी कि हमारा 1/4 गुणे 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 हमारा आ गया। अब 7 से 7 कट गया, अगर हम इसको काटेंगे तो 11 बार में कट गया, यानी हमारा क्या आएगा, 11×7 = 77 बटा 4 दूना क्या होगा, 8 हो जाएगा। 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाले हैं। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा क्या आएगा, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और आपको यहाँ से भी टोटल 2 नंबर मिल गए। देखिए आपने अभी तक कितने नंबर किए हैं, आपने अभी तक के टोटल, हम कौन सा कर रहे हैं, घ वाला करें, यानी कि आपने 8 नंबर कंप्लीट कर लिए। अब देखिए, अब हम देखते हैं अंग वाला। अब देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन प्रायिकता से आया है कि यदि क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, कि यदि पी का मान 0.05 है तो पी ई नहीं की प्रायिकता क्या है। अब देखिए पी का मान हमारा 0.05 है, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी हमारा। अब हम इसको अगर सॉल्व करें, देखिए हम जानते हैं इसके लिए
जो हमारा प्रायिकता का सूत्र होता है पीई प्लस पीई नहीं, ई नहीं लिखिए या फिर ई के ऊपर डैश लगा दीजिए, बाल लगा दीजिए, हमारा पीई नहीं होगा, बराबर क्या होता है एक होता है, यानी कि घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता बराबर क्या होता है एक होता है। अब मैं घटना घटने की प्रायिकता क्या दिया है 0.05 प्लस अगर हमें पीई डैश नहीं निकालना है तो उसका हम मान एक रख देंगे, यानी कि पी ई नहीं बराबर एक माइनस 0.05। अब हम इसमें से इसको घटाएं, जैसे देखिए हम यहाँ पर क्या लिखे 0.05 और फिर उसके बाद एक लिखे, तो यहाँ पर 0 0 लिख सकते हैं। अब 5 में से 0 गया तो 5 बचा, फिर उसके बाद यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या आएगा 0 आएगा, हम उल्टा घटा रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा हम 1 में से 0.05 को घटाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1.00, फिर उसके बाद 0.05। अब 10 में से 5 गया तो हमारा क्या बचेगा, 10 में से 5 गया तो हमारा 5 बचेगा, फिर यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 9 बचा है, 9 में से 0 में से 9 जाएगा 9 बचेगा और 10 में 9 यानी कि 0.95 ये हमारा क्या आएगा आंसर। तो अगर हम एक में से इसको घटाए तो हमारा क्या आएगा 0.05। अगर हम देखें किसको देखें, अगर हम देखें पी ई डैश की बात करें तो हमारा क्या आएगा 0.05 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस अगर आपको ये वाला फार्मूला पता रहे, क्या रहे, अगर आपको ये वाला फार्मूला पता रहे तो आप कितने सिंपल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं और यहाँ से भी आपको टोटल 2 नंबर मिल जाएंगे। तो अभी तक आपने 10 क्वेश्चन कर लिया, बात रही एक और क्वेश्चन की तो उसको भी कर लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या है हमें देखिए, सबसे पहले इसमें है यदि बिंदु क्यू 0,1 बिंदु 5,-3 और आर एक्स 6 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर समझिएगा। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें x का मान निकालना है। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझ लीजिए। अगर हम बात करें किसकी, समदूरस्थ की, हम यहाँ पर किसकी बात करें, समदूरस्थ। अगर हम बात करें समदूरस्थ की, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, क्या होता है, समान दूरी पर। समदूरस्थ का मतलब होता है हमारा समान दूरी पर, यानी कि जो अगर कोई बिंदु है, एक बिंदु सपोज कीजिए यहाँ पर है, तो इसके बाद ये और ये और ये इसके बराबर होगा। ये क्या होगा, इसके बराबर होगा, यानी कि अगर इसका 5 है तो इसका भी 5 होगा। अगर इसका दूरी 5 सेंटीमीटर, इसका भी 5 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब होता है समान दूरी पर। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि जो हमारा क्यू बिंदु है वो इससे उससे समदूरस्थ है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। अगर हम इसके लिए क्या करें, ग्राफ डायग्राम बनाए आपके लिए, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए हम मानते हैं कि ये हमारा क्या है, एक रेखा है और ये हमारा एक रेखा है। अब बोल रहा है कि ये समदूरस्थ है, ये क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, यानी कि जो ये होगा ये वही ये भी होगा। अगर हम बात करें किसकी, अगर हम इसका नाम कर, यहाँ पर क्या है, क्यू है और इसका इंसान क्या है 0,1 है। अगर हम इसे पी मान लें और इसे क्या माने, आर माने, देखिए इसका इंसान हमें कितना दिया है, 5,-3 और आर का इंसान हमें x,-6 है। आर का इंसान क्या है हमारा x,-6 है, आर का 6 है, आर का x,6 है, आर का इंसान हमारा क्या है x,6 है। अगर हम देखिए तो हम जानते हैं कि पी क्यू बराबर क्या होगा, पी आर होगा। अगर हम इसका हल करें तो क्या होगा, हमारा पी क्यू बराबर होगा पी आर के। तो हम लिखेंगे पी क्यू बराबर, पी क्यू की दूरी, पी क्यू की दूरी, पी क्यू की दूरी बराबर पी आर की दूरी, पी क्यू की दूरी बराबर पी आर की दूरी। अब पी क्यू की दूरी, तो दूरी सूत्र हम क्या होता है हमारा, अंडर रूट x2-x1 बटे अंडर रूट x2-x1 प्लस y2-y1, ये हमारा क्या होता है, दूरी सूत्र होता है। तो अगर हम इसमें x2-x1 करें तो x2 क्या हमारा -3 है और x2-x1, तो x2 क्या है 5 है और x1 क्या है 0 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1, तो y2 -3 -1, -3 - 1 का हमारा क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा बराबर। अगर पी आर की दूरी निकाले तो पी आर क्या होगा हमारा x2-x1, यानी कि x - 0, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस, अब हमारे क्या होगा y2-y1, तो 6 - 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा 6 - 1 का अगर हम स्क्वायर कर दें। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे और हमारा x का मान आ जाएगा। 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 का
यहाँ पर देखिए 5 में 0 करेंगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा करड़ी है, हम इसको करड़ी को भी हटा देते हैं, क्योंकि देखिए इधर भी करड़ी है इधर भी करड़ी, तो करड़ी करड़ी क्या होगा, कट जाएगा, या फिर आप दोनों पक्षों कवर करके हटा, या फिर डायरेक्ट हटा सकते हैं। और 5 में 0 करेंगे 5 आएगा, 5 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 25 होगा, प्लस -3 माइनस से क्या होगा -4 होगा, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा 16 आएगा, बराबर यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब 6 में से 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, इधर भी 25 है इधर भी 25, यानी कि हमारा 25 क्या होगा कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 16 आ गया। अब इधर स्क्वायर इधर जाएगा क्या होगा हमारा प्लस में होगा, यानी कि एक्स बराबर क्या आया है √16 आ गया है। तो हमारा एक्स का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि √16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं, और हमारा एक्स का मान क्या आ गया 4 आ गया, हमारा एक्स का मान क्या आ गया 4 आ गया, और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। और यहाँ से भी आपको टोटल कितने नंबर मिल गए, टोटल 2 नंबर पक्के हो गए। देखिए कितना सिंपल था, सारे क्वेश्चन जो हमने किए वो आज के कितने सिंपल क्वेश्चन थे, और आपको 2 नंबर दिला दिए हैं। और हाँ, जो हमने होमवर्क दिया है उसका आंसर आपको कहाँ करना है, कमेंट में करना है। होमवर्क का आंसर कमेंट में करना है, और हाँ आपके कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा, तो आप लोग जरूर से कमेंट का आंसर कीजिएगा। तो आई होप कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और कहीं पर भी डाउट होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं हम आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।